नमस्कार। बहुजन संवाद में आपका स्वागत है। अभिनंदन। भारत में चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो भारत में कहा जाता है कि भारत में दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से गुजरता है और उत्तर प्रदेश बनारस के बिना अधूरा है। तो सारे देश का ध्यान केंद्रित है इस समय बनारस पर और पूरी दुनिया का ध्यान केंद्रित है इस समय बनारस पर। बनारस में क्या होना है? 7 चरणों में चुनाव होना है। पूरे देश में 7 चरणों में चुनाव होना है और 7 चरणों में चुनाव अपने उत्तर प्रदेश में भी होना है और उसमें भी बनारस का अंतिम चरण में है। 7वें चरण में अंतिम चरण में है यहाँ पे चुनाव और 1 जून को यहाँ मतदान होना है। तो वैसे तो अभी खामोशी है, सन्नाटा है, लेकिन क्योंकि यह विशिष्ट क्षेत्र है और यहाँ से अपने प्रधानमंत्री जी को चुनाव लड़ना है और पिछले 2 बार वो यहाँ से प्रतिनिधि होकर के गए और दिल्ली में उन्होंने प्रधानमंत्री पद संभाला, इससे पूरा देश का ध्यान केंद्रित है कि ये प्रधानमंत्री इस बार तीसरी बार भी आ रहा है बनारस से लड़ने के लिए। बनारस से लड़ेगा तो क्या रहेगा, कैसे रहेगा, पूरे देश की आंखें टिकी हुई है इस पर, क्योंकि इन्होंने जो भी इनकी उपलब्धियां हैं, जो भी जैसे उसका एक आईना ये दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे जब बनारस आए थे लड़ने के लिए तो इन्होंने गुजरात का एक मॉडल दिखाया था, गुजरात का एक तस्वीर दिखाई थी, विकास का मॉडल दिखाया था कि हम इस तरीके से विकसित करेंगे। और फिर उसका क्या विकास हुआ, क्या हुआ, वो तो सारी चीज तो पूरा देश देख रहा है। अब इनके सामने है कि मैं बनारस को मैं जिस तरीके से डेवलप किया हूँ वो दिखाने की कोशिश कर रही है पूरे देश के पैमाने पर कि मैंने बनारस को जैसे डेवलप किया ऐसे ही मैं पूरे देश को डेवलप करूँगा। और इसे डेवलपमेंट के नाम पर सड़क भड़क चौड़ी चौड़ी सड़कें, जो मेन रोड है उस पर बिजली लाइट बत्ती चाइनीज झालर सजा करके और रात में चक 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 अपना कर देते हैं। और असली चीज तो यह है कि बनारस को इन्होंने बर्बाद कर दिया है, बनारस को इन्होंने खत्म कर दिया है, बनारसीपन को इन्होंने खत्म कर दिया है। जो बनारस की हमारी सभ्यता संस्कृति थी, इतनी प्राचीन सभ्यता संस्कृति थी जिसके लिए बनारस जाना जाता था, उसको इन्होंने खत्म कर दिया है। लेकिन स्थिति है कि जो बाहर की चकाचौंध है या मीडिया है, सब कुछ है, उसको लेकर के इन्होंने ऐसी छवि प्रस्तुत की है और इनकी तमाम मीडिया ये कह रही है कि बनारस से तो मोदी अनअपोज होगा, इसका कोई प्रतिराव भी नहीं हो पाएगा और बनारस में अति लोकप्रिय है। इनकी लोकप्रियता कितनी है, क्या है, इनमें कितना दम है, यह तो पूरा देश आज की तारीख में देखने की कोशिश कर रहा है। ये बार बार नारा दे रहे हैं कि हम इस बार 400 के पार, 400 से ज्यादा सीटें हम जीतेंगे और इनके बड़बोले तमाम मिनिस्टर और अपना सांसद लोग अपना टारगेट भी दे रहे हैं कि हमको 400 से ज्यादा सीटें, ताकि हमको संविधान में जो मूलभूत चीजें हैं जिसके चलते हम बहुत सारा काम नहीं कर पा रहे हैं, हम उस तरीके से देश को नहीं भेज पा रहे हैं, उतनी तेजी से हम देश को नहीं भेज पा रहे हैं जैसे हमको बेचना चाहिए। तो ऐसी हालत में क्या स्थिति है इनकी, कितने ताकतवर हैं आज की तारीख में देश में और कितने ताकतवर हैं बनारस में। बनारस में इनका मुकाबला किससे होगा, कौन इनका मुकाबला करेगा, इन्हीं सारी चीजों पर हम यहाँ चर्चा करने के लिए आपके सामने उपस्थित है। आइए हम अपने एक वरिष्ठ पैनल से आपका हम परिचय कराएं। हमारे साथ दिल्ली से वरिष्ठ पत्रकार अरुण कुमार त्रिपाठी जी हैं। अरुण कुमार त्रिपाठी जी का मूल संबंध अयोध्या से है, जिस अयोध्या के बल पर इन्होंने पूरा इतना तामझाम फैलाया है और आज की तारीख में भी इनको ये उम्मीद बांधे हुए हैं कि राम मंदिर हमने बनवा दिया तो देश की जनता हमारा भी मंदिर अपना बनवा देगी, हमको भी यहाँ पर कुर्सी पर पहुंचा देगी। आपका स्वागत है, अभिनंदन है अरुण कुमार त्रिपाठी। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के जिला सचिव मोतीलाल यादव जी हैं। मोतीलाल यादव जी भी आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता हैं मुकेश सिंह जी। मुकेश सिंह जी, आपका भी अभिनंदन है। तो हम पहले मुकेश सिंह से ही शुरू करते हैं। मुकेश जी, जब मोदी जी यहाँ आए थे उस समय देश के पैमाने पर उस समय भी मतलब चुनौती थी कि कौन आदमी उनको टक्कर देगा,
उस समय एक नई नई पार्टी निकली थी, आम आदमी पार्टी, एक आंदोलनों से निकली हुई पार्टी थी, और उसका नेता अरविंद केजरीवाल, उन्होंने कहा कि मैं टक्कर दूंगा, मैं इनसे लड़ूंगा, और यहाँ आए और महीने भर के अंदर वो आदमी ये बनारस की जनता ने उनको हाथों हाथ किया और उनको अपना चुनावी मैदान में उनको खड़ा कर दिया, और बराबरी का टक्कर वो देते नजर आए। वोट काउंटिंग हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये तो लंबी कहानी है। और उसके बाद उसकी क्या स्थिति परिस्थिति बनी, तो वो उसमें जितने वोट पड़े थे उससे ज्यादा वोट ही नहीं गए, क्या क्या, लेकिन अब जो भी जैसे हुआ वो तो 2 टर्म उनका पूरा हो गया। और आज की तारीख में भी यही है, अपने आप को अपराजेय घोषित कर चुके हैं लगभग मोदी जी कि हमसे तो कोई लड़ने वाला ही नहीं है। इस बीच यहाँ पर इंडिया गठबंधन बना। इंडिया गठबंधन में खास करके समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में अलायंस हुआ और तमाम लोगों को जोड़ करके, और कांग्रेस को 17 सीटें दी गई, बाकी पर एक हुआ कि समाजवादी पार्टी अपने और सहयोगियों के साथ लड़ेगी, और बनारस की सीट भी कांग्रेस के जिम्मे कर दिया गया। लेकिन और बनारस में उम्मीदवार भी घोषित हो गया, उसी समय घोषित हो गया था। ये यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष है अजय राय जी, और वो 3 बार से लगातार बनारस का संसद का चुनाव वो लड़ते रहे। लेकिन उसके बावजूद, इस सब के बावजूद आज की तारीख में वो कोई हलचल यहाँ दिखाई नहीं पड़ रही है। उसके बाद यहाँ से एक और कैंडिडेट घोषित हुआ है हिंदू महासभा का एक किन्नर है शुभांगी शक्ति, और एक अभी बहुजन समाजवादी पार्टी ने भी अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया है अतहर जमाल लारी। और बाकी तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर तमाम तरह के लोग यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे। अब यहाँ जो लोग पर्चा भरेंगे उनका पर्चा किसका वैलिड होगा, किसका खारिज होगा, ये तो देखने की बात है, क्योंकि पिछली बार ही जो आदमी टक्कर देने के लिए आया था समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट अपना तेज बहादुर यादव, उनका परपजली उनका पर्चा खारिज करा दिया गया। तो मोदी जी कल बल छल हर दृष्टि से अपना चाहते हैं कि हमारे खिलाफ कोई लड़ने की हिम्मत न कर पावे, या आए तो उसको इन प्रकार तो ऐसी हालत में मुकेश जी हम चाहेंगे कि बनारस की आप क्या तस्वीर देखते हैं, कैसे तस्वीर देखते हैं? मोदी का देश के पैमाने पर तो उनको एक छत्र नेता आज की तारीख में बने हुए हैं सत्तारूढ़ पार्टी की, बनारस में उनका क्या दम आप देखते हैं, उनकी क्या ताकत देखते हैं, और उनको आप कैसी चुनौती देखते हैं? मुकेश जी। आप सबको नमस्कार। देखिए, ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि जिस प्रकार से मोदी जी ने अपना आवा ढावा फैलाया हुआ है, अपना प्रोपोगंडा फैलाया हुआ है पूरे देश में, वो मंच पर चढ़ के बोलते हैं कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूं, और भ्रष्टाचारियों को अपने पार्टी में शामिल कर लेते हैं। तो मोदी जी का करेक्टर ये है। अब बनारस भी उनके करेक्टर से भली भांति परिचित हो चुका है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते नहीं है, और जो कह रहे हैं उसका विपरीत ही सारा कुछ है। ये बनारस भी जान चुका है, क्योंकि ये बनारस पहले यहाँ पर आए तो गुजरात मॉडल के आधार पे ये बनारस में चुनाव लड़े, उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े, और पूरे देश में बताया कि जब मैं यहाँ प्रधानमंत्री देश का बनूंगा तो गुजरात की तरह पूरे देश को विकसित करूंगा। लेकिन अगर आप बनारस की बात कर ले, जहां पर ये प्रधानमंत्री के हैसियत के तौर पर यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो अगर बनारस के तौर पे पूरे भारत को विकसित करना चाहते हैं तो भगवान बचाए, ऐसे लोग कभी भी प्रधानमंत्री न बने, क्योंकि बनारस का जो हाल कर दिया है कि हम बनारसी ही जानते हैं। आप सड़कों पर देखेंगे, सड़कों का खुद उन लोगों ने चौड़ा कर दिया, वही सड़कें चौड़ी हो गई जहां पर टोल टैक्स वसूला जा रहा है। टोल टैक्स भी कई गुना एक तरह से धंधा बना लिया है इन लोगों ने। सड़कें बनाओ और टोल टैक्स वसूलो, बिजनेस कर लिया है इन लोगों ने, और उस सड़क को बनाने में भी भ्रष्टाचार हो रहा है। तो मोदी जी का सड़क तो इस तरह से बन रहा है, जनता के जेब में डाका डाला जा रहा है। और मोदी जी बताते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग बताते हैं कि बनारस में विकास का क्या काम कर दिया, कौन सा ऐसा मॉडल इन्होंने ला दिया कि जो कि देश की जनता देख के प्रसन्न हो जाए, मस्त हो जाए और इनको वोट कर दे, पूरे देश में बनारस को देखकर सत्ता की चाबी इनको सौंप दे। क्योंकि अगर महिला उत्पीड़न की बात करेंगे तो बीएचयू में जो कुछ होता है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसमें सम्मिलित होते हैं। मोदी जी प्रधानमंत्री होने के साथ साथ इस बनारस के सांसद में कभी उन्होंने इस बारे में कोई चर्चा नहीं की, न चर्चा करना चाहते हैं। बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य की व्यवस्था देख लीजिए, सरकारी अस्पतालों में जाके देख लीजिए, तो
स्थिति ये है कि वहां कोई दवा उपलब्ध नहीं है, डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, कोई मतलब इलाज उपलब्ध नहीं है, कोई अस्पताल नहीं खोला इन्होंने, कोई कॉलेज नहीं खोला, कोई स्कूल नहीं खोला, सड़कें जस की तस है। तो इन्होंने क्या विकास कर दिया समझ में नहीं आया। एक घाट उन्होंने बना दिया जो कि अपने नाम पर रख दिया। और आप सारे लोगों को पता होगा कि इसके पूर्व भी 80 घाट को पक्का और आधुनिक कर दिया गया था कांग्रेस सरकार द्वारा, राजीव गांधी द्वारा। तो उन्होंने इस तरह का प्रचार नहीं किया। एक घाट बना के ये पूरा मजमा लगाना चाहते हैं और बनारस को एक विकसित शहर के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं, स्मार्ट शहर के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो बेहद हास्यास्पद है, क्योंकि बनारस में जो मूलभूत आवश्यकता है बनारसी लोगों का, वो कभी पूरा नहीं हो सका। गंगा जी की बात अगर आपका देख ले तो गंगा जी हम लोगों को याद है कि आज से कुछ वर्ष पहले तक हम लोग गंगा जी में तैरते थे और वहां गंगा जी का पानी पीते थे। और गंगा जी के नाम पर न जाने कितना मंत्रालय इन्होंने बना दिया, करोड़ों करोड़ों रुपया स्वाहा हो गया, लेकिन गंगा जी का पानी आचमन योग्य भी नहीं रह गया। तो इस तरह का बनारस का विकास इन्होंने किया हुआ है। आप बता दीजिए ना, इन्होंने क्या कोई उद्योग धंधा लगा दिया, बनारस के लोगों को रोजगार दे दिया? बल्कि इन्होंने ये किया, जो व्यवसायी हैं, पटरी व्यवसायी हैं, उनको उखाड़ फेंका विकास के नाम पर। लोग बेरोजगार हो गए। बुनकरों का हालत बेहद दयनीय है, चिंताजनक है। वो परेशान है लोग। वो बार बार उनके बीच में जाइए, उनसे मिलिए। बनारस ताने बाने का शहर है। हिंदू मुसलमान यहाँ प्रेम से रहते हैं, एक दूसरे के सहयोग से रहते हैं। लेकिन जिस तरीके से मोदी जी ने यहाँ पर कुचक्र रचा कि समाज को भी दो फाड़ में बांटने का प्रयास कर रहे हैं, बनारसी समाज को। हालांकि बनारस की जनता बेहद समझदार है, इनके बहकावे में या इनके कुचक्र में आने वाली नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पर बनारस में जो भी सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, एक प्रधानमंत्री का क्षेत्र होने के नाते बनारस के लोगों को गर्व होना, जिस तरीके से होना चाहिए था कि प्रधानमंत्री हमारे शहर के सांसद हैं, तो बनारस का अमूलचूल परिवर्तन हो गया। बनारस में विकास की गंगा बहने लग गई, बनारस के लोगों को रोजगार मिल गया, बनारस के लोगों के चेहरे पर हंसी आ गई, शिक्षा स्वास्थ्य की व्यवस्था बेहतर हो गई। लेकिन ऐसा कहीं कुछ भी नहीं। ये केवल राम का उपयोग वोट के लिए करते हैं और राम राज्य के नाम पर रावण राज्य लेके चले आए। मोदी जी का ये स्थिति है, जहां तक मैं आकलन कर पा रहा हूँ। जी बहुत धन्यवाद मुकेश जी, आप बने रहिए, हमारे पास फिर आते हैं। अब हम चलते हैं अपने समाजवादी पार्टी के मोतीलाल यादव जी के पास। मोतीलाल यादव जी, यहाँ पर चुनौती टक्कर तो समाजवादी पार्टी ही देती है, और ये राज्य समाजवादियों की धरती रही है शुरू से। यहाँ पर जो अपना संघर्ष रहा है, अपनी लड़ाई रही है। शुरुआती दौर में कांग्रेस और समाजवादी लड़ते थे, समाजवादी मतलब कम्युनिस्ट पार्टियां उसमें शामिल थी, और आज की तारीख में भी समाजवादी आंदोलन ही। लेकिन यहाँ की सीट कांग्रेस को दे दिया गया, और जिस तरीके से तैयारी के रूप में देखा जा रहा है, अभी कोई हलचल भी नहीं दिखाई पड़ रही है। तो आप ऐसी हालत में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस या इंडिया गठबंधन या जो भी लोग हैं, आप मोदी जी के लिए आप कैसी चुनौती देखते हैं मोतीलाल जी? अनम्यूट कीजिए। सभी लोगों को हमारा प्रणाम हो। बनारस में इंडिया गठबंधन के तहत जो यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं अजय राय जी, हमारे हिसाब से कांग्रेस को बदलना चाहिए था, क्योंकि ये कई बार लड़ चुके और ये प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, इनके ऊपर कार्य का बहुत भार है। और मोदी कोई अपराजेय नहीं, मोदी को चुनाव बहुत आसानी से हराया जा सकता है। बस यहाँ वो टेक्निकली चुनाव जीतते, जैसे कि बसपा के लिए कोई चुनाव लड़ने वाला नहीं है, और उन्होंने समाजवादी पार्टी के एक मुस्लिम नेता को और उन्होंने टिकट थमा दिया। बसपा के काम ही जैसे लगता है कि वो भयभीत है, डरी हुई है बहन जी, और वो जो है कि सामना नहीं कर पा रही है मोदी का, और वो इंडिया गठबंधन को हराने के लिए ही ज्यादातर उन्होंने टिकट दे रखा है। मोदी का जादू अब खत्म हो चुका है, मोदी का कोई जादू नहीं रह गया, पूरे देश में उनका विरोध हो रहा है। कहीं भी पत्रकार महोदय लोग जाते हैं तो अगर के 10 आदमी से वार्ता होती है तो उसमें 6-7 आदमी लोग आज मोदी के विरोध में बोल रहे हैं, और मोदी जो है इस चीज से बहुत डरे हुए, इसीलिए बार बार 400 पार का नारा दे रहे हैं।
और उत्तेजित कर रहे हैं, धार्मिक नारा लगा रहे हैं इनके सांसद, और दो दो ठे बोल चुके हैं कि 400 पार होगा तो हम संविधान बदल देंगे। ये भावनाओं को उभारने के लिए इस तरह का ये लोग स्लोगन देते हैं और पब्लिक के बीच में, लेकिन अब इनके प्रति लोगों को जो था जो है, अब वो सब चीज निकल चुका है। अब इनका कोई मोदी मैजिक नहीं रह गया। अब ये लोग दिन रात जो है कि दौड़ रहे हैं और लालच दे रहे हैं दूसरे के पार्टियों को, जो टूटे बुझे हुए मरे हुए हैं, जिनको पार्टी में कोई पूछ नहीं रहा, उसको अपने यहाँ ये शामिल कर रहे हैं। अब भाजपा एक तरह से पूरी तरह से मान के चलिए कि अपराधियों की पार्टी हो गई है, लुटेरों की पार्टी हो गई है, डकैतों की पार्टी हो गई है। जितने रेपिस्ट हैं सब भाजपा में हैं और जितने भी गलत काम करने वाले हैं, घोटालेबाज हैं, जितनों को डर है कि हमारे खिलाफ जांच हो सकती है, वही सब भाजपा में है। कोई मोदी मैजिक नहीं है। अब इनका ले दे करके जो बचा है वो केवल ईडी, सीबीआई, आईटी इसी के बल पर जौन हो ये सत्ता करना चाहते हैं। लेकिन हमको लगता है कि जनता के बीच में इनका अब मैजिक खत्म हो चुका है और इन्होंने कोई विकास किया नहीं। मोदी की एक सबसे बड़ी खासियत है कि ये जो कहते हैं उसके ठीक उल्टा काम करते। जैसे इन्होंने कहा कि हम हवाई चप्पल वाले को जहाज में घुमाएंगे, तो हवाई चप्पल वाले को किसी को जहाज में तो घुमाए नहीं, किराया बढ़ गया और एयर इंडिया को जो सरकारी था उसको बेच दिया। जैसे इन्होंने कहा कि हम रेलवे में सुधार करेंगे, तो इन्होंने सुधार तो किया नहीं, रेलवे को ही बेच डाला और उसका किराया बढ़ा दिया। 5 रुपए का प्लेटफार्म टिकट 50 रुपए का, कि अगर कोई गरीब आदमी अपने बच्चे को दिखाना चाहता है कि ऐसा ट्रेन है, ऐसा प्लेटफार्म है, तो देख न पाए। और इन्होंने कहा कि हम बनारस में अस्पताल के दशा सुधारना चाहते हैं, तो इन्होंने 2 काम बहुत बढ़िया किया। ये रेलवे का कैंसर अस्पताल इन्होंने टाटा को बेच दिया 1 रुपए में, और बीएचयू का कैंसर अस्पताल इन्होंने टाटा को बेच दिया। और कहा इन्होंने कि बीएचयू को एम्स बनाएंगे, तो बीएचयू की हालत और खराब कर दी। एक तरह से बीएचयू का जो कैंसर विभाग है वो मृत पाय हो गया जब इन्होंने टाटा को खोल दिया। जब सारे प्राइवेट में देते जा रहे गुजरात मॉडल पर, बीएचयू का एम्स बना नहीं। जैसा आपने मुकेश सर ने बताया कि कोई कॉलेज नहीं खोला, इंटर कॉलेज नहीं खोला, डिग्री कॉलेज नहीं खोला, पॉलिटेक्निक नहीं खोला, आईटीआई नहीं खोला, कोई बनारस में मेडिकल कॉलेज नहीं खोला। किसी भी अस्पताल का, पीएससी हो, सीएससी हो, होम मोहल्ला क्लिनिक हो, जिला अस्पताल हो, मंडलीय अस्पताल हो, किसी का भी इन्होंने 1 रुपए का विकास नहीं किया। ज्यों का त्यों कराह रही है बनारस की जनता। और यहाँ पर जो प्राइवेट जो नर्सिंग होम वाले ये सब लूट रहे हैं जनता को। जनता त्राहिमाम, जनता तो विकल्प खोज रही है मुक्ति का, कि कोई आवे और हम लोग जो है कि उसको जिताएं और मोदी को हरावे। इन्होंने कुछ किया क्या है? एक भी गंगा का नाला जो है आज तक बंद नहीं हुआ, चाहे 80 का नाला हो, चाहे दशाश्वमेध का नाला हो, जहां का भी नाला हो, एक नाला आज तक इन्होंने बंद नहीं किया। सारे नाले गिर रहे हैं, गंगा का पानी काला हो गया है। और बरुड़ा कॉरिडोर का जो सपा सरकार बनवाया उसका मोदी जी भी उद्घाटन 2 बार कर दिए, लेकिन उद्घाटन कर दिए। आज पहले तो बरुड़ा कॉरिडोर पर हम लोग गाड़ी लेके जाते थे, मोटरसाइकिल वगैरह, तो अब जा नहीं सकते। तो बरुड़ा कॉरिडोर का भी जिसको इन्होंने छू दिया उसका काम ही खत्म कर दिया। इन्होंने कहा कि हम मध्य वर्ग का समस्या दूर करना चाहते हैं, तो ऐसा मध्य वर्ग का इन्होंने समस्या दूर कर दिया कि मध्य वर्ग का कमर टूट गया। मध्य वर्ग आज सबसे ज्यादा परेशान है। गरीब तो मरा ही है और अमीर अमीर होते जा रहा है। इन्होंने कोई भी प्लानिंग के तहत काम नहीं किया। पूरे नगर निगम में कोई 1 मीटर इन्होंने रोड भी चौड़ी नहीं किया। किसी गली का, रास्ते का कहीं भी सिस्टमेटिक विकास नहीं किया। इनका जो एक सबसे बड़ा जुमला है कि वो नाम बदलो।
जैसे जेनुआरम के तहत जो सीवर का योजना चल रहा था, पानी की योजना चल रही थी, मकान बनाने की योजना चल रही, उसका इन लोगों ने नाम बदल लिया। किसी का नाम जल शक्ति मिशन कर दिया और किसी का नाम सीवरेज सिस्टम रख दिया और किसी का नाम मोदी होम रख दिया। केवल नाम इन लोगों ने बदल दिया। और इतने सरकार जो है इतने प्रकार का टैक्स लगा रही है, जब सारा विभाग प्राइवेट होते जा रहा है, नियुक्ति कर नहीं रहे हैं। जैसे रेलवे में 4 लाख नौकरी कम हो गई, मिलिट्री में 4 लाख नौकरी कम हो गई। जब नौकरियां घटती जा रही है, आपका टैक्स बढ़ता जा रहा है, बजट आज आपका 47.5 लाख करोड़ का हो गया 3,000। तो आखिर ये पैसा जा कहाँ रहा है जब आप कोई सरकारी काम कर ही नहीं रहे? आपको कोई चीज खोलना नहीं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, एक भी जब चीजें नहीं खोलना, तो आखिर ये बजट का पैसा जा कहाँ? विकास हुआ है, भाजपा वालों का विकास हुआ है। जो गली मोहल्ले के घूमते थे इधर उधर, आज वो स्कॉर्पियो लेके घूम रहे हैं। इन लोगों की हवेलियां बन रही है, इनका विकास हुआ है। ये लोग एक एक रोड पर 5-5 बोर्ड लगा है इन लोगों का, और रोड एक बार भी नहीं बनी। जो साइड रोड है, जैसा आपने बताया कि 4 लेन 6 लेन जो रोड है, जो जिसका विकास का ये मॉडल दे रहे हैं, आम जनता और जो पढ़े लिखे लोग नहीं है वो नहीं जानते हैं कि ये बीओटी मॉडल पर रोड बनता है। बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर, बनाइए चलाइए और दे दीजिए। तो वो बना रहे प्राइवेट कंपनी और वो टोल टैक्स वसूल रहे हैं अपना। तो टोल टैक्स पहले कंपनी वसूलती थी, अब उसमें भी चालाकी हो गई। फास्टैग जब से आ गया तो पूरा पैसा सरकार के खाते में जा रहा है, और सरकार जो है कि ये जो रोड बनाए हैं उनके खाते में पैसा ट्रांसफर, उसमें भी ये लोग बचा ले रहे हैं। तो पैसा जा कहाँ आ रहा है जब ये विकास नहीं कर रहे हैं? और इनकी सबसे बड़ी खासियत है कि जो ये कहते हैं, समझ लीजिए कि काम उसके ठीक उल्टा होना। किसी चीज को सुधारने की बात कर रहे हैं तो मान के चलिए कल ये बिक जाएगा। अब हालात अगर कि इस बार जीत गए तो नई रेलवे लाइन बीत जाएगी, अडानी की, अंबानी की बीत जाएगी, और उसका सर्वे भी चल रहा है। कहीं ग्रीन फील्ड बनेगा, उनकी रोड पूरी तरह से प्राइवेट की रहेगी, और धीरे धीरे जो सरकारी जो रेलवे लाइन स्टेशन है वो कबाड़ा हो जाएगा, जैसे सरकारी स्कूलों की दशा इन्होंने बना दिया। स्कूल तो इन्होंने खोला नहीं, और जो है वो भी बंद होते जा रहे हैं, और दशा इस देश की बहुत खराब होती जा रही है। मोदी मैजिक खत्म हो गया है, पूरे देश में ये हार रहे हैं। फिर आपके पास आते हैं, और ठीक है, हम आपके पास फिर आते हैं मोतीलाल जी। मैं एक राउंड और लोगों की बात ले लें तो हम चलते हैं अरुण कुमार त्रिपाठी जी के पास। अरुण कुमार त्रिपाठी जी, जिस तरीके से पूरे देश में हलचल है और जो विकास मॉडल इन्होंने अख्तियार किया पूरे देश के पैमाने पर, उसकी प्रतिच्छवि सीधे सीधे बनारस में आपको देखने को मिलेगी। बाहर से तो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, यहाँ जगह जगह अपना सेल्फी पॉइंट बना हुआ है। यहाँ तक कि जो पानी सप्लाई के लिए जल टंकियां बनी हुई है, पानी टंकियां, वो आज तक काम नहीं की, वो सौंदर्य की वस्तु बन गई है। उसको डेंट पेंट करा के बिजली बत्ती लगा के सजा करके कॉलेज को रख दिया गया है। आप वहां जाके फोटो खिंचवा सकते हैं। पहले होता है कि बाहर के लोग आते हैं तो तमाम सेल्फी पॉइंट पर फोटो खींच करके और अपना बाहर लोग भेजते हैं। बाहर के लोग समझते हैं वाह क्या बढ़िया बनारस बन गया है, क्या खूबसूरत हो गया बनारस। ऐसी हालत में आप दूर से ही सही, आप कैसे देखते हैं मोदी में कितना अपना कितना दम है कि वो जो पूरे ये देश के पैमाने पर उसके नाम पर बनारस महाराज के नाम पर वो बन रहे हैं, आप उसको कितनी हकीकत देखते हैं? देखिए तिवारी जी, आवाज जा रही है ना? जी आ रही है, जी आ रही है, आ रही है। पता नहीं, बहुत तेज कर दूंगा तो मुझे बहुत लाउड सुनाई पड़ेगा। तो 1 मिनट थोड़ा लाउड ही कर देता हूँ। हाँ, अब शायद थोड़ी और तेज जा रही होगी। चलिए बोलिए जी। जा रही है। मुझे लगता है तिवारी जी, देखिए, जब मोदी जी 2014 में बनारस में लड़ने गए थे, तब मैंने बैकग्राउंड से, पता नहीं क्यों बैकग्राउंड से बहुत वायस आ रही, तब मैंने दैनिक भास्कर में एक लेख लिखा था 2014 में, मोदी के बनारस में होने का अर्थ। तो वो मतलब अभी मैं देख रहा था, वो अभी भी पड़ा हुआ, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे, ये दैनिक भास्कर का मुख्य लेख था जो है, और ठीक उसी समय आया था। तो काफी सर्कुलेट हुआ था, बहुत सारे लोग, उसके बाद मैंने बहुत ज्यादा नहीं लिखा। लेकिन और तो एक खास चीज ये है कि
एक बात मुझे यहाँ ध्यान आती है, एक तो बनारस में गया था अक्टूबर के महीने में, तो बनारस में ठहरने के लिए मैं राजा के तालाब में ठहरा। हमारे कुछ मित्र लोग जो कि राजघाट पे गांधी संस्थान चलाते थे, वो सब जो है बेघर कर दिए गए थे। वो गांधी विद्या संस्थान वहाँ का तोड़ दिया गया था, और जो भी जो है वो गांधी से संबंधित वहाँ साहित्य वगैरह था, वो किसी तरह से लेकर के वो दूर कहीं गांव में अपना कर रहे थे काम जो है। तो उनके यहाँ रात में ठहरा, सुबह विश्वनाथ जी के दर्शन करने आया। लेकिन आने जाने में वहां से पूरा जो है इतना बहुत कोई दूरी नहीं है राजा के तालाब से और काशी विश्वनाथ की, लेकिन ट्रांसपोर्ट और जो है वो भीड़ भाड़ तमाम चीजें, एक तरफ की सड़क बनी हुई थी, एक तरफ की टूटी थी। और फिर मुझे जो है अयोध्या आना था, तो मुझे सुल्तानपुर होके आना पड़ा। मतलब कोई सीधी ट्रेन, एक कन्वीनियंट ट्रेन बनारस से अयोध्या के लिए तब तक तो नहीं चल रही थी, तब तक तो उद्घाटन नहीं हुआ था जो है वो पूरा मामला दिसंबर वाला। तो बहुत सारी दिक्कतें अभी भी हैं ट्रांसपोर्टेशन की, बनारस के सौंदर्यीकरण की। और बनारस जो नहीं जाता उसको लगता है कि पता नहीं क्या हो गया है। आप जाएंगे तो रेलवे स्टेशन से लेकर के आपको अपने गंतव्य तक जाने में, रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने में, और वहाँ जो है वो भीड़ भाड़ सब चीजों को करने में बहुत बहुत कन्वीनियंट बनारस नहीं है अभी भी, अब जो चाहे जितना दावा करें। लेकिन मैं एक दूसरी बात कह रहा हूं जो आपका विषय भी है कि मतलब मोदी को चुनौती देने का दम कोई नहीं दिखा रहा है। ये मेरे लिए ज्यादा चिंता का विषय है। मेरे लिए चिंता का विषय इसलिए है कि बनारस जो कि भारत की एक तरह से सांस्कृतिक राजधानी कही जाती है, बहुत सारी बौद्धिक प्रतिभाएं बनारस से हुई हैं। और पूर्वी उत्तर प्रदेश में लगभग 32 सीटें हैं, जो है वो 25-26 जिले हैं। इस 32 सीटों में से बहुत सारे प्रतिभाशाली राजनेता पैदा हुए हैं। चंद्रशेखर पैदा हुए हैं, विश्वनाथ प्रताप सिंह पैदा हुए हैं। अगर मान ले इलाहाबाद को उधर ही, तो जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू और सारे लोग जो है उधर से ही आए हैं, और जिन्होंने भारत को बहुत एक तरह से बहुत बढ़िया नेतृत्व दिया। और बहुत सारा कम्युनिस्ट सोशलिस्ट मूवमेंट भी वहां पर रहा है। और एक बात लेकिन उत्तर प्रदेश के बारे में हमारे जनेश्वर मिश्र जी कहते थे कि इस प्रदेश को बादशाहत की बीमारी लगी हुई है, और ये बादशाहत की बीमारी बेसिकली इस प्रदेश के लिए बहुत नुकसानदेह है। ये अपने बारे में नहीं सोचता है, ये बेसिकली जो है पूरे देश के बारे में सोचता है। और ये एक उत्तर प्रदेश का बड़प्पन है कि यहाँ सुचिता कृपलानी जो उत्तर प्रदेश की नहीं थी वो यहाँ की मुख्यमंत्री बनी। कोई भी बाहर का व्यक्ति आके लड़ भी लेता है, चुनाव जीत भी जाता है, उसको देश पसंद उत्तर प्रदेश के लोग पसंद भी करते हैं। कोई रीजनलिज्म नहीं है, कोई संकीर्णता नहीं है। लेकिन आज जो स्थिति है, उत्तर प्रदेश को थोड़े अलग ढंग से सोचने की जरूरत है। और भारत का जो एक तरह से इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बन रहा है, उसमें गुजरात की राजनीति और गुजरात की इकोनॉमी पूरे देश को जिस तरह से डोमिनेट कर रही है, एक तरह से मैं इस मोदी जी के बनारस में होने को एक गुजरात के उपनिवेश के तौर पे देखता हूँ। और मैं कुछ और मुझे नहीं दिखाई पड़ता है, क्योंकि गुजरात का जो पूरा का पूरा मॉडल है वो पूरे देश पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और उसके टेक के लिए उन्होंने बनारस को अपना अड्डा बनाया है। बनारस की जो सांस्कृतिक वैभव है, जो दार्शनिक चिंतन है, जो एक तरह से राजनीतिक विमर्श है, उन सारी चीजों को उन्होंने खारिज करके और एक खास तरह से जो है उस पूरे नैरेटिव को उन्होंने गढ़ा है, जिसमें पूरी जनता मंत्रमुग्ध है। और मैं अभी संजोग से एक बहुत फ्राइड के ही एक शिष्य है मिस्टर ब्लूम, जिनको मैं पढ़ रहा था, जो फांसीवाद पे जिन्होंने अपनी बात कही है। ये लेख लगभग जो है 1965-66 का है। उनका कहना है कि फांसीवाद एक तरह से एक पितृ भावना लोगों में उत्पन्न करता है कि जो लीडर है वो पिता की तरह से है, और जो जनता है वो बच्चे की तरह से है। और लीडर और मासेज के बीच में एक ह्यूज गैप होता है। लीडर नहीं चाहता कि मासेज ग्रो करें, मेंटली ग्रो करें, इंटेलेक्चुअली ग्रो करें, उसका जो डिस्कोर्स है, उसका जो नैरेटिव ग्रो करे। आज उत्तर प्रदेश बौद्धिक रूप से भी, मुझे राजनीतिक रूप से भी बहुत बौनेपन का शिकार होता हुआ दिख रहा है। ये मैं बहुत
बहुत पीड़ा के साथ कह रहा हूं, मैं अयोध्या के आसपास का रहने वाला हूं। अयोध्या में इतनी इमारतें तोड़ी गई, इतना भवन तोड़े गए और लोग कराह करके रह गए, लेकिन लोगों ने प्रोटेस्ट नहीं किया। तो उत्तर प्रदेश जो बात बात पर जो है धरना प्रदर्शन आंदोलन, लोहिया की भूमि रही है, आचार्य नरेंद्र देव की भूमि रही है, एक कोने पर जयप्रकाश नारायण भी जो उत्तर प्रदेश से ही कहीं ना कहीं संबंध रखते रहे हैं। तो जो उत्तर प्रदेश आजादी की लड़ाई में जिस बनारस से गांधी ने अपने स्वाधीनता संग्राम का बिगुल बजाया, वो बनारस आज मौलिक स्वतंत्रता के लिए, फंडामेंटल राइट्स के लिए वो खड़े होने को तैयार नहीं है। मेरे लिए ये बहुत चिंता का विषय है। कौशल में विचारों की कमी है। श्रीकांत वर्मा की बड़ी मशहूर कविता है। मुझे लगता है कि इस उत्तर प्रदेश जैसे एक जहाँ पे तीन तीन जो है आराध्य और तीन किंवदंती जैसे जो है जो व्यक्तित्व है उनका जो है उनसे जुड़ा हुआ है, राम है, कृष्ण है, शिव है, और वो उत्तर प्रदेश जो है आज अपनी चेतना को लेकर के कोई बड़ा नैरेटिव, कोई मेगा नैरेटिव नहीं कर पा रहा है। ये उत्तर प्रदेश की दिक्कत है। फूलपुर में जो है डॉक्टर लोहिया जीते चाहे हारे, लेकिन फूलपुर में वो चुनाव लड़ते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ। पंडित जवाहरलाल नेहरू कभी प्रचार करने नहीं जाते थे, लेकिन मोदी जी जाएंगे, मोदी जी रोड शो करेंगे और उसका पूरा जो है एक तमाशा दिखाएंगे सारी चीजों को। और विजय लक्ष्मी पंडित लड़ रही थी फूलपुर से, जनेश्वर मिश्र जी भी लड़ रहे थे, वो जेल में थे। उन्होंने कहलवाया कि ये कौन सा चुनाव है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, मैं जेल में हूँ और आप जो है सड़क पे हैं, तो इस तरह से चुनाव नहीं लड़ा जाता। उन्होंने बाकायदा जो है वो उनको छुड़वाया जो है जनेश्वर मिश्र जी को। तो इस तरह के लोग भी होते थे जो लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करते थे, अपने अपोनेंट को रिस्पेक्ट देते थे। आज स्थिति यह है कि अजय राय जी मान लो लड़ लेंगे, एक दो कैंडिडेट और लड़ लेंगे, कोई और कैंडिडेट भी लड़ने जाएगा जो सिंबॉलिक तरीके से लड़ने जाएगा, उसका पर्चा ही खारिज हो जाएगा। तो एक पूरा जो सिस्टम है एक तरह से बहुत हाईजैक तरीके से है। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश ने पूरे देश पे उस तरह से इंपीरियलिज्म नहीं किया, कॉलोनिज्म नहीं किया। लेकिन आज मैं इस बात को बार बार इम्फेसाइज कर रहा हूँ, सच्चिदानंद सिन्हा बहुत बड़े समाजवादी चिंतक हैं, उनकी किताब है द इंटरनल कॉलोनी, और इंटरनल कॉलोनी किताब ये कहती है कि भारत में एक तरह से जो है वो जो एक्सटर्नल कॉलोनी है वो भारत अब नहीं है, एक इंटरनल कॉलोनिज्म जो है यहाँ डेवलप हुआ है। और वो जो वेस्टर्न कास्ट के जो पूंजीपति हैं, जो पैसे वाले हैं, वो ईस्टर्न रीजन को अपनी कॉलोनी बना रहे हैं। महाराष्ट्र और गुजरात के जो पॉलिटिशियन हैं वो सारे देश को अपनी कॉलोनी बना रहे हैं। इससे अगर उत्तर प्रदेश में मेधा है, बौद्धिक विवेक है, उसकी अपनी राजनीतिक विरासत है, उसकी अपनी बौद्धिक दार्शनिक विरासत है, तो उत्तर प्रदेश को इन चीजों से मुक्त होने की कोशिश करनी चाहिए। और मैं विशेषकर जो समाजवादी लोग हैं, कांग्रेस रही है, समाजवादी लोग रहे हैं, समाजवादियों के मुंह से मैं ये नहीं सुनता हूं कि समाजवाद आएगा, ये कहना ही उन्होंने बंद कर दिया है। कम से कम वो एक पॉजिटिव स्लोगन दे रहे हैं, तो आपके साथ भी पॉजिटिव स्लोगन होना चाहिए। सोशलिज्म का जो सपना है वो सपना किस रूप में इस दौर में आएगा, उसका क्या ढांचा होगा। मोदी तो एक ड्रीम फेंक रहा है, हम 47 में ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, लेकिन कम से कम सोशलिस्ट जो ड्रीम है, पीडीए की बात अखिलेश जी करते हैं, लेकिन सोशलिस्ट इस 21st सेंचुरी में सोशलिज्म का क्या स्वरूप होगा, पर कैपिटा इनकम कितनी होगी, और कहीं जो है वो ठीक है बनारस की पर कैपिटा इनकम ठीक है शायद जो है 1,93,000 वगैरह है, इस तरह से है, बाकी अन्य हिस्सों की जो है वो देश के एवरेज 68,000 है, इस तरह के है, तो उस लिहाज से ठीक है बनारस मामला। लेकिन फिलहाल जो है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश को बहुत गंभीरता से अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। और अगर उत्तर प्रदेश में बौद्धिक विवेक है, उत्तर प्रदेश की अपनी विरासत है, उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश के जो है वो एक तरह से छात्र नेता, उत्तर प्रदेश के राजनेता जिन्होंने देश को, चौधरी चरण सिंह से लेकर के तमाम लोगों ने देश को लंबे समय तक बहुत कुछ सिखाया दिखाया है। चौधरी चरण सिंह की द इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया, जो कि बहुत अच्छी किताब है। चरण सिंह को लोग नहीं मानते कि जो है वो किस तरह से बौद्धिक योगदान देते थे, लेकिन वो अपने आप में तमाम अर्थशास्त्रियों ने कहा कि वो अर्थशास्त्र की कसौटी पर कसी गई बहुत अच्छी किताब है। आचार्य नरेंद्र जैसे दार्शनिक महान प्रतिभाशाली लोग, डॉक्टर लोहिया जैसे अर्थशास्त्री मतलब उत्तर प्रदेश के हिस्से में हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश को अपनी विरासत को, अपनी जो है वो अपने आत्मज्ञान को और मतलब फिर से प्राप्त करने की जरूरत है। मोदी की चुनौती तो है, लेकिन उस चुनौती का मुकाबला बहुत गंभीर तरीके से करने की जरूरत है। ये सिर्फ कुछ आरोप लगा देने से बात नहीं बनेगी।
मतलब वो एक तरह से जो है जो चीजें थोपी जा रही हैं उत्तर प्रदेश की संस्कृति के, उत्तर प्रदेश की परंपरा के अनुकूल नहीं है। उत्तर प्रदेश में बहुत सारी बुराइयां हैं, मैं उन बुराइयों की यहाँ चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन उत्तर प्रदेश किसी का उपनिवेश बने ये उत्तर प्रदेश को मंजूर नहीं होना चाहिए। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से बनारस आज केक बना हुआ है और यहाँ पर पूरे देश की पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि राजनीतिक दल, सारे के सारे राजनीतिक दल यहाँ विकल्प देने के बारे में सोचते ही नहीं है, सोच ही नहीं रहे हैं। यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने शुरुआती दिनों में ही अपना एक कैंडिडेट घोषित कर दिया था और ये था कि हमारा कैंडिडेट लड़ेगा, लेकिन कांग्रेस जिसको देश के पैमाने पर विकल्प देने की बात है, देश के पैमाने पर सरकार बनाने की जिसके ऊपर जिम्मेदारी है, वो बनारस जैसी जगह को इतना उपेक्षित छोड़ दे। उपेक्षित छोड़े भी क्या भाई, अपने हिसाब से तो उसने जो प्रदेश का नेतृत्व जिसे दिया है, जब वही यहाँ पर पहल नहीं कर पा रहा है, खामोश बैठ गया है, तो फिर किसके ऊपर क्या कहा जाए। और आज की तारीख में भी ये इंडिया गठबंधन के सारे लोगों को एक साथ बैठा करके बात नहीं कर पा रहे हैं। आज की तारीख में भी ऐसा नहीं है, बनारस में ही तमाम ऐसे साथी हैं जो जबरदस्त तरीके से मोदी के सामने टक्कर दे सकते हैं, टक्कर देते रहते हैं, बात रखते रहते हैं, बिना किसी भय की बात रखते रहते हैं, उनकी तमाम तमाम खामियों को उजागर करते रहते हैं। लेकिन जब आप किसी से बात ही नहीं करेंगे तो क्या होगा। यहाँ पर एक मजबूत संगठन समाजवादी पार्टी का है, एक मजबूत आंदोलन समाजवादियों का है, लेकिन जब उनसे आप संपर्क ही नहीं करेंगे, आप अपने पार्टी से भी आप संपर्क नहीं कर रहे हैं। आपके जिम्मे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आपके जिम्मे पूरा प्रदेश है, आपको पूरा प्रदेश देखना है, और तो फिर ऐसी हालत में बनारस की जिम्मेदारी किसी साथी को सौंपनी चाहिए थी। और आज की तारीख में भी मैं तो कहूंगा कि कांग्रेस का सिर्फ नेतृत्व इसके लिए जिम्मेदार है, उसको अब से भी बैठ करके अखिलेश यादव के साथ या तमाम ये जो इंडिया गठबंधन के घटक दल है, अपनी कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी है, या जितने भी घटक दल है, बनारस को तो फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, शुरुआत से ही बनारस को फोकस करने की जरूरत थी। लेकिन बनारस के प्रति आंख मूंद देना, वो कहीं कहीं से शुतुरमुर्ग की तरीके की वो तरह से कि अपना रेत पे गर्दन आपने झुका लिया है कि एक सीट क्या है, एक सीट क्या है। यह एक सीट आपकी पूरी औकात हैसियत बताता है कि आपकी क्या स्थिति है। केजरीवाल भी तो एक ही सीट लेके आया था, और केजरीवाल बनारस से लड़ करके इनको टक्कर दे करके 2 महीने के अंदर गया, दिल्ली में सरकार बनाता है वो, और आज की तारीख में भी देश के पैमाने पर एक मजबूत विकल्प उसने दे दिया 10 साल के अंदर। तो इन सारी चीजों को ऐसी हालत में हम चाहेंगे कि मोतीलाल यादव जी के ऊपर भी तो जिम्मेदारी है। समाजवादी मूलतः जिम्मेदारी तो समाजवादी पार्टी की है, समाजवादी आंदोलन की है उत्तर प्रदेश के स्तर पर। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं, यहाँ इनसे ये कैसे मुकाबला होगा मोतीलाल जी? बिल्कुल सही आपने कहा डॉक्टर, यह पूरी तरह से जिम्मेदारी समाजवादियों की और समाजवादी पार्टी की, और जनता जो है मोदी के खिलाफ खड़ी हुई है। हमें लीड लेने की जरूरत है। और जो आपने कहा कि नहीं, राहुल गांधी को लोगों को बैठाकर बात करना चाहिए, जो इधर उधर चले जा रहे हैं इन लोग को समय देना चाहिए, इस पर रणनीति पर देना चाहिए। घूमने के बजाय इन लोगों को रणनीति पर ध्यान देना चाहिए। एकदम आपकी बात से 100 का 100% सही है। और गुजरात मॉडल लागू करने से पहले मोदी ने सबसे जो बड़ा काम किया कि सारे मीडिया को इन्होंने बेच डाला। जैसे इन्होंने 26 चैनल जो है कि अडानी को बेच दिया, 13 चैनल इन्होंने अंबानी को बेच दिया, बटिया एक एनडीटीवी है उसका क्या हश्र हुआ, आखिरी में पिछले दरवाजे से उसको भी अडानी खरीद लिया। इन्होंने जो समाजवादियों के या कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों का जो आवाज, लड़ाकू जुझारू जो कौन था, उनकी आवाज दबाने के लिए सबसे पहले इन्होंने मीडिया को ही खरीद लिया। आप देखें कि इतने गंभीर घटनाएं हो रहे मणिपुर में,
कम से कम विश्व में आज के डेट में ऐसी घटना नहीं हो रही है, लेकिन कोई मीडिया कर्मी उसको दिखाने को तैयार नहीं। एक छोटी सी घटना संदेश खाली हो गया, उसको पूरा मीडिया हुआ बना डाला है। यहाँ इतने किसान धरने पर बैठे थे, फिर बैठे हैं, इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही, रोज आंदोलन हो रहा है, अपराध बढ़ रहा है, महिला के खिलाफ अपराध बढ़ रहा है। मोदी के ही बनारस के इस बीएचयू में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, जहां इतनी बड़ी बाउंड्री है और 750 सुरक्षा कर्मी लगे हैं, उस बीएचयू में जो है कि बलात्कार होता है, वो भी आईआईटी के छात्रा से, कोई साधारण व्यक्ति से नहीं। और वो सारे जो बलात्कारी हैं वो मोदी के संस्कारी पार्टी से है। अब मोदी का संस्कारी पार्टी इसलिए कहना पड़ रहा है कि मोदी खुद ही कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी है। अपना घोषणा पत्र में वो भाजपा के घोषणा पत्र नहीं, सरकार का घोषणा पत्र नहीं, मोदी का है। तो हमको भी कहना पड़ रहा है कि मोदी के पार्टी में ये जो संस्कारी बलात्कारी हैं, सब बीएचयू में बलात्कार हुआ, देखिए कितना अपराध हो रहा है, बहन बेटियों के साथ कितने दिक्कतें हैं, लेकिन ये सब आंख मूंदे। और मीडिया वाले जो है, जिसे हम लोग आंदोलन करते भी हैं, ऐसा नहीं कि आंदोलन नहीं हो रहा है, लेकिन आंदोलन को दिखाया नहीं जा रहा है, दबाया जा रहा है। हम कहे आज भी किसान आंदोलन बॉर्डर पर चल रहा है कि नहीं चल रहा है? किसान की हत्या होती है, किसान की मौत होती है, किसान को गाड़ी से कुचला जाता है, इसको कहीं मीडिया दिखा रही है? और वो सब व्यक्ति को टिकट भी दिया जाता है, चुनाव लड़ाया जाता है। इस मोदी के सरकार में संसद में एक उनका सांसद दूसरे पार्टी के सांसद को धार्मिक, जाति और नस्ली भाषा का प्रयोग करता है, गाली गलौज करता है। और भाजपा में ऐसे लोगों को संस्कारवान बताया जाता है, उनको नवाजा जाता है, उनको शीर्ष पर बैठाया जाता है, ईमानदार लोगों को जेल भेजा जाता है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को जेल भेजा जाता है, मनीष सिसोदिया जो अच्छे काम करने वाले शिक्षा क्षेत्र में, उनको जेल भेजा जाता है। केजरीवाल जी मुख्यमंत्री, उन्होंने पूरे विश्व में शिक्षा का परचम लहराया, दिल्ली का मॉडल। अमेरिका से लोग देखने आ रहे हैं कि क्या इन्होंने कर दिया कि भारत में शिक्षा का सुधार हुआ, दिल्ली मॉडल शिक्षा, प्राइमरी स्तर पर उनका मोहल्ला क्लिनिक जो है। इन लोगों को पछता नहीं जो अच्छा काम करता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी वहां से चुनौती दे रहा था, यहाँ से समाजवादी पार्टी दे रहा था, जो जहाज दे रहा था। किसी को धमकी देकर, जैसे कि जैन डरने वाले हैं उनको मिला लिए, नीतीश कुमार डरने वाले हैं उनको मिला लिए, जो डरने वाले उनको मिला लिए, जो लड़ने वाले हैं उनका कहीं दिखा नहीं रहे। और सारे जो भी पत्रकार सही बोलने वाले थे, सारे पत्रकारों को उन्होंने पैदल कर दिया है। सब यूट्यूबर हो गए। अब यूट्यूब पर देखे कि बढ़त बना रहे हैं तो यूट्यूब पर भी हमला करना बंद कर दिए। जो अच्छा चैनल जिसका चल रहा है उन लोगों को यूट्यूब पर भी ब्लॉक कर रहे हैं। आप अच्छा लिखना पढ़ना शुरू कर दीजिए, आपका फेसबुक जो है कि ब्लॉक कर देंगे, यूट्यूब ब्लॉक कर देंगे। ये गुजरात मॉडल की सबको कुचल दो, दबा दो, हिटलर शाही कर दो, जिसको मन करे जेल भेज दो, बिना किसी कारण के जेल भेज दो, कम से कम हाई कोर्ट तक को। तो ये हमको लग रहा है कि ये अपने प्रभाव से प्रभावित भी कर रहे हैं। और अभी इस देश के प्रधानमंत्री, अभी पिछले मिजोरम में 5-6 महीना पहले चुनाव हुआ और वहां पर ये लोग प्रचार करने नहीं गए, इतने दहशत में थे। ऐसा नहीं कि इनका चुनौती नहीं है, चुनौती है, लेकिन एक बहुत बढ़िया आपने कहा गुरु जी ने, त्रिपाठी जी ने, इन्होंने कहा कि यहाँ के लोग बासाहसियत स्वीकार करने की प्रवृत्ति पाल ली, उसके पीछे पीछे दौड़ने का। कोई गुजरात से आके चुनाव लड़ जा रहा है, उसकी जय जयकार करे, उसको भगवान बना दे रहे हैं। एक झूठ बोलने वाले व्यक्ति को भगवान की उपाधि हर हर करके उसको बुला रहे हैं। और यहाँ पर कोई आ जाए उसको सिर पर बैठा रहे। बहुत से बनारस में बाहरी लोग आकर चुनाव लड़े, चाहे यहाँ की संस्कृत सभ्यता या नरमपंथी कह लीजिए, या बादशाहियत को स्वीकार करना है, जय जयकार के जो ही मिल जाए वही खाने पीने के अपना उसी में काम चल जाए। हमको तो यही बात समझ आ रही है। बाकी जो सबसे बड़ा रोल है इस देश में, पत्रकार और मीडिया को दबा दिया गया है कि सही बात करने वाले का बात उठ नहीं रहा है और सारी गलत बात, झूठ बात और बेइज्जत करने वाली बात, आईटी सेल है उनका। आप अभी अच्छा काम करने लगे, आप ही को बेइज्जत करने के लिए उनका आईटी सेल आपके पीछे पड़ जाएगा।
सत्तावादी आईटी सेल है, किसी को भी वो लोग गाली गलौज देने लगते हैं। वो लोग आईटी सेल आप लिखिए फेसबुक पर, आपको गाली देने लगेंगे। इस तरह की जो हिटलरशाही व्यवस्था है, ये वास्तव में पीछे ले जाने वाला है। इसका पछतावा इन लोग को मिलेगा जब सत्ता से हटेंगे। और हमको लग रहा है कि 2024 में अब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आएगी। मेरा उम्मीद और एकदम अनुमान दोनों है अंदर से। बाकी आप विद्वानों का जो भी विचार हो आप लोग कहें। जी मोतीलाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यह तो है कि बनारस जैसी जगह में जहाँ पर कि अपना फोकस किया जाना चाहिए, समाजवादी आंदोलन यहाँ मजबूत है, क्रांतिकारी आंदोलन यहाँ मजबूत है। यहाँ हम लोगों ने ये चंद्रशेखर आजाद को हमने देखा है, ये पंडित कमलापति त्रिपाठी को देखा है, राजनारायण को देखा है, रुस्तम सैटिंग को देखा है, सत्यनारायण सिंह को देखा है, ऊदल को देखा है, ये राजकिशोर को देखा है, एक से एक जिजीविका वालों को हमने देखा है। और यहाँ पर जनता, लेकिन ये फिलहाल ये जो गुजरात का मॉडल आया है कि जो भी आदमी हमारे सामने आता है उसको डरा के, धमका के, खरीद के, जैसे भी हो उसको पंगु बना दो। और निश्चित रूप से वो पंगु बन जाएगा जब तक ऊपर से सिर्फ नेतृत्व उसको सपोर्ट नहीं करेगा। अभी पिछले विधानसभा चुनाव में हुआ, विधानसभा चुनाव में मोदी जी को यहाँ पर रुकना पड़ा, 4 दिन तक लगातार रुकना पड़ा। उसके बावजूद उनकी जो हार्डकोर सीट थी अपना शहर तक थी, उनको तमाम भ्रष्टाचार के द्वारा 3-3, 4-4 ट्रक उनकी जो ईवीएम पकड़ी गई, हमारे सारे कार्यकर्ताओं ने उस ईवीएम मशीन को घेरा और उनके ऊपर मुकदमे ला दिए गए। तब जाकर के 4 राउंड में लाइट बंद करा के किसी भी तरीके से उसको उसके जीत की घोषणा कराई गई। वो चीजें आज की तारीख में भी हमारे कैंट की वजह से थी, हमारे उत्तरी की वजह से थी, राजा तालाब की वजह से थी, सेवापुर की वजह से थी। उसके बाद भी जबरदस्ती कांग्रेस ने यहाँ की सीट को लिया और लेने के बाद ये स्थिति बनी है। मुझे अभी बीच में तो यह भी हवा चली थी कि इनका प्रत्याशी भाजपा में जा रहा है, अब ये लोग तमाम सफाई देते फिर रहे हैं। ऐसी हालत में ये सिर्फ नेतृत्व की भी जिम्मेदारी बनती है कि इस पर पुनर्विचार करें, यहाँ किस तरीके से इसको यहाँ पर लड़ाई लड़ी जाए, क्योंकि बनारस की मसाल, बनारस की आवाज बहुत दूर तक जाएगी। खैर अभी समय है, लेकिन अब उतना समय भी नहीं है। अब यहाँ की जनता अकुला रही है, अकुलाहट। और यहाँ की जनता तो ये जानती है, अरविंद केजरीवाल एकाएक यहाँ पर आए, जैसे ही मोदी जी ने घोषणा किया कि हम यहाँ बनारस लड़ने आएंगे, उन्होंने कहा कि चलो मैं भी चलता हूँ बनारस। तो मोदी जी के लिए तो यहाँ पर पूरी की पूरी रणक्षेत्र तैयार था, उनकी पूरी तैयारी थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल बिना किसी तैयारी के आ गए यहाँ पर लड़ने के लिए। और यहाँ के जुझारू लोगों का काम था, समाजवादी लोगों का काम था, क्रांतिकारी लोगों का काम, और आज की तारीख में भी यहाँ पर राजनीतिक दलों से ज्यादा काम यहाँ पर सामाजिक संगठन के लोग करते हैं, बुद्धिजीवी लोग करते हैं, यहाँ के बच्चे करते हैं, यहाँ के विद्यार्थी करते हैं, यहाँ की महिलाएं करती हैं। उन सारे लोगों को आज की तारीख में भी इकट्ठा करके जब हम अरविंद केजरीवाल को 2 महीने के अंदर हम उसको खड़ा करके मोर्चे पर ला करके हम उसको खड़ा कर सकते हैं, तो बनारस में आज की तारीख में भी एक से विभूतियां हैं, एक से साथी हैं। बस आवश्यकता है उन सब लोगों को इकट्ठा करने की, और यह काम तो राजनीतिक दल ही करेगा जिसके ऊपर जिम्मेदारी दी गई है उसको है। और खास करके समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की ये ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। आज की तारीख में आम आदमी पार्टी के संजय सिंह जी भी ये काफी सक्रिय है अपना प्रदेश के स्तर पर। तो अब हम करेंगे आम आदमी पार्टी की, हमारे प्रवक्ता मुकेश जी हैं, कि आम आदमी पार्टी की भी इसमें क्या भूमिका हो सकती है, क्योंकि अंततः तो जिम्मेदारी इंडिया गठबंधन की है। इंडिया गठबंधन के लोग क्या बनारस को लेकर के गंभीर होंगे, कोई फैसला लेंगे? मुकेश जी देखिए आम आदमी पार्टी की जहां तक बात है, आम आदमी पार्टी तो पूरी तरीके से ये जिस तरीके संविधान विरोधी काम कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से समर्पित है इंडिया अलायंस के तहत काम करने के लिए, और कर भी रही है। आप देख रहे हैं तमाम समझौते आम आदमी पार्टी ने किए। नहीं तो आम आदमी पार्टी भी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन आम आदमी पार्टी को कोई सीट नहीं मिला, लेकिन आम आदमी पार्टी ने उसका बहुत बड़ा प्रतिरोध नहीं किया, क्योंकि हमारा एकमात्र लक्ष्य किसी तरीके से इस सत्ता को उखाड़ फेंका जाए। रही बनारस की बात, बनारस में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और आम आदमी पार्टी के
काम करने के तरीकों को लोग पसंद करते हैं। दिल्ली की बात, दिल्ली में जिस तरह से काम हो रहा है, जिस तरह से पंजाब में काम हो रहा है, इस वजह से आज हम लोग जब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के हैसियत से लोगों के बीच में जाते हैं, बात करते हैं, तो लोग हमारा स्वागत करते हैं और बोलते, इस चुनाव की ही बात अगर कर लें 2024 के चुनाव की, तो लोगों की बहुत बड़ी मांग थी कि इंडिया अलायंस के तहत एक बार फिर आम आदमी पार्टी यहाँ से चुनाव लड़े। और आम आदमी पार्टी निश्चित तौर पर अगर चुनाव लड़ती तो तय है कि आप सारे लोगों को पता है कि बहुत बेहतरीन चुनाव हम लड़ सकते थे। जिस तरह से आज आप रिक्तता महसूस कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि तमाम सामाजिक आंदोलनकारी यहाँ पर खड़े हुए हैं और वो इंतजार कर रहे हैं कि लोग उनको बैठाएं और साथ में लेके चलें। उन सब चीजों का एक मामला बन नहीं पा रहा है। तो आम आदमी पार्टी अगर चुनाव लड़ती तो ये सारी चीजें अब तक खड़ी हो जाती, बन जाती, और हम लोग डोर टू डोर प्रचार प्रसार भी करने लगते, अपना संदेश भी पहुंचाने लग जाते। कहीं ना कहीं मोदी जी को हम लोग घेरने का भी काम यहाँ पर बनारस में करते। रणनीति तो यही होनी चाहिए थी कि मोदी जी जब घूम घूम के कह रहे हैं कि 400 पार, तो बनारस में मोदी जी को घेरने की जरूरत थी। इतना जबरदस्त घेराबंदी करने की जरूरत थी कि मोदी जी यहाँ पर उलझना पड़ता उनको, मोदी जी को यहाँ पर अपना संसाधन झोंकना पड़ता। अब मोदी जी आज इस स्थिति में है कि मोदी जी को लग रहा है कि बनारस में कोई चुनौती ही नहीं है, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं खालीपन तो है, रणनीति में कमी है। और जैसा आपने कहा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है। अभी भी समय है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग बैठें और बाकी सारे लोगों को इकट्ठा करें। और देखिए, हम लोगों का जो चुनाव लड़ने का तरीका है, अपनी बात जब तक आप लोगों के बीच नहीं पहुंचा पाएंगे, जब तक आपकी बात से लोग सहमति देना नहीं चालू करेंगे, तब तक आपको वोट नहीं मिलेगा। वोट लेने के लिए आपको उन तक बात पहुंचानी बहुत आवश्यक है। क्योंकि मैं भी जब गांव जा रहा हूँ, बनारस में 5 विधानसभा है और 5 विधानसभा का अगर पिक्चर आप देखते हैं तो चाहे शहर हो चाहे गांव, हर जगह मोदी जी के सपनों को लोगों ने नकार दिया है। मोदी जी के जो भी वादे थे, लोगों ने स्वीकार कर लिया कि सारे जुमले थे। क्योंकि गलियों का हाल देख लीजिए, गलियों में भी स्थिति ये है कि गलियां चलने लायक नहीं है। और आज बनारस में बनारस के मॉडल की बात करते हैं तो बनारस में पेयजल भी उपलब्ध नहीं है। आनंद प्रकाश जी, आपको पता है, आरओ अगर नहीं लगाएंगे तो आज शुद्ध पानी नहीं पाएंगे। आज के डेट में अभी गर्मी भी ढंग से नहीं पड़ रही है और जलकल विभाग भी बोल रहा है कि सैकड़ों मोहल्ले ऐसे हैं जहां पर कि गंदा पानी मिल रहा है। और बताया जा रहा है कि 200 साल पुराना पेयजल व्यवस्था है। तो हजारों हजार करोड़ रुपया बनारस में खर्च हो रहा है, वो पैसा कहाँ जा रहा है? वो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ के सांसद हैं, उनको इन सब चीजों से मतलब नहीं है। बनारस के लोग काफी दुखी हैं, उनको पता है कि बनारस में एक विकल्प चाहिए था, एक मजबूत विकल्प चाहिए था। मेरा यहाँ तक मानना है, जब मैं लोगों के बीच में जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, जो चीजों को मैं देख रहा हूँ, अगर एक मजबूत प्रत्याशी यहाँ पर होता, हो सकता है कि मैं अजय राय जी को कमजोर प्रत्याशी कहने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि रणनीति का ही सारा खेल है। अभी भी समय है, 1.5 महीने का वक्त है। अगर मजबूत रणनीति बना लिया जाए तो निश्चित तौर पे मोदी जी को परेशानी का सामना बनारस से करना पड़ सकता है। और बनारस का संदेश पूरा पूर्वांचल, ये यूं कहें पूरा उत्तर प्रदेश या आधा बिहार भी सुनता है। तो बनारस से एक मजबूत संदेश देने की जरूरत थी, जो कि हो नहीं पा रहा। वो चिंता का विषय निश्चित तौर पे है। तो हम लोग चिंतित हैं और हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरीके से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इन सब चिंताओं को दूर करने का प्रयास करे और मोदी जी के सामने एक मजबूत लड़ाई लड़ने का व्यूह रचना रखे। हम सारे सिपाही साथ में खड़े हैं, पहल इनको करने की आवश्यकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी। कांग्रेस की तो स्थिति है कि कांग्रेस का संगठन तो यहाँ है नहीं, और जो इनके अपना आकाशीय नेता हैं, उन लोगों ने भी एक सरल सा मार्ग चुना कि अपना चलो मैंने ये अपने आप को मीडिया के हवाले कर दिया। तमाम कांग्रेसी बड़े नेता लोग को सबसे बढ़िया रास्ता दिखाई पड़ रहा है कि चलो अपना भाजपा के ही चलो। लेकिन आज की तारीख में भी जिस तरीके से एकत्रीकरण किया जाना चाहिए इंडिया गठबंधन के सारे लोगों को, कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी है, ये समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, जो भी है, इनको मिल बैठ करके आज की तारीख में भी अगर ये करे, आज अगर सांगठनिक अनुशासन को छोड़ दिया जाए
तो बनारस में एक से एक कैंडिडेट निकल करके सामने आ जाएंगे और सब में से कोई भी मोदी से हल्का नहीं है, मोदी से आंख मिला करके वो बात करेगा। लेकिन उन सबको जब तक एकजुटता नहीं होगी, एकता उनमें नहीं होगी, तब तक तो उसका मुकाबला कैसे होगा। इस पर हमें एक संक्षिप्त टिप्पणी हम चाहेंगे अरुण कुमार त्रिपाठी जी से। अरुण कुमार त्रिपाठी जी, आखिर बनारस में विकल्प के लिए कौन सा रास्ता अख्तियार किया जाए, जो हमारे राष्ट्रीय दल है, क्षेत्रीय दल है और खास करके कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी है, क्या इनकी स्थिति ऐसी नहीं कि ये लोग बैठ करके इस पर चिंतन करें? अरुण कुमार त्रिपाठी जी, देखिए बनारस के लोग जरूरी है, जबकि जरूरी है, आज की तारीख में बनारस बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी अरुण जी बात करें। जी 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 जी, बनारस के ही हम लोगों के सीनियर हैं और आपके भी मित्र हैं प्रोफेसर आनंद कुमार जी। तो आनंद कुमार जी ने एक कार्यक्रम में एक टिप्पणी की कि बनारस के लोग जो है वो शंकर जी की बटी का बहुत सेवन करते हैं और मतलब भांग वगैरह बहुत पीते हैं। तो 2 बार उन्होंने शायद जो है उसी में वोट दे दिया है, लेकिन इस बार वो उम्मीद की जाती है कि वो भांग के नशे में वोट बनारस के लोग नहीं देंगे। एक लाइटर वेन में उनकी टिप्पणी थी, लेकिन बनारस के लोग अगर सचेत रहे और ये माने कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, जो आज़ादी की लड़ाई हमारे पुरखों ने लड़ी थी और बड़े 90 साल के संघर्ष के बाद जो है एक भारत को एक संविधान दिया था, आज उस बात को जो है वो एश्योर करने का तरीका देखिए कि आज अगर बाबा साहब भी आ जाए तो संविधान नहीं खत्म कर सकते। अरे भाई, तुमको क्या समझ है बाबा साहब क्या थे, बाबा साहब की पढ़ाई लिखाई क्या थी? तुम मतलब कई बार तो आनंद जी लगता है कि जो हमारी जो पिछली पीढ़ी अभी जैसे आम आदमी पार्टी में जो पढ़े लिखे लोग जो लीडरशिप में हैं, मैं तो उनको सलाम करता हूं जिस तरह से पढ़े लिखे लोग नेतृत्व करें। इवन अखिलेश यादव एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उसकी तुलना में जो है वो बहुत कम पढ़े लिखे लोग हमको राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लीड कर रहे हैं। ये कोई छोटी विडंबना नहीं है। बनारस के लोगों को सोचना चाहिए कि जब कम पढ़े लिखे लोग एक तरह से जो है बनारस का नेतृत्व करेंगे, देश का नेतृत्व करेंगे, तो संविधान भी खतरे में होगा, लोकतंत्र भी खतरे में होगा और बनारस में जो गांव गोद में लिए गए हैं उनका भी कोई भला नहीं होगा। और बनारस भी जिस मॉडल पे डेवलप होगा वो मॉडल ना हमारी परंपरा का होगा और ना कोई नया सुविचारित आधुनिक मॉडल होगा। इसलिए बनारस को नष्ट होने से बचाएं, देश को नष्ट होने से बचाएं, संविधान और लोकतंत्र को नष्ट होने से बचाएं और बनारस से कड़ी चुनौती के साथ मोदी जी को हराएं। मुझे लगता है यही जो है इस कार्यक्रम का एक संदेश है। धन्यवाद। निश्चित रूप से बनारस से एक कड़ी चुनौती देने के लिए जरूरी है, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है कांग्रेस की, कांग्रेस से इतने दिनों हो गए कैंडिडेट को चुने हुए, इतने मजबूत हमारे प्रत्याशी हैं। अजय राय जी 5 बार 6 बार विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं और पूरे प्रदेश का नेतृत्व उनके जिम्मे है। हम सारे लोग उनको ये मुख्यमंत्री के ये रूप में देख रहे हैं, उनके तमाम पोस्टर इस भी चाहे जो बने थे यहाँ पर प्रदेश उपाध्यक्ष। लेकिन ऐसी हालत में जो एकजुटता, जो पहल होनी चाहिए वो पहल नहीं हुई, बल्कि हुआ क्या, तो कांग्रेस का जो भी टूटा फूटा संगठन था उसमें बिखराव हो रहा है। आज की तारीख में कांग्रेस की तरफ से कोई भी आदमी या बोलने को या बताने को तैयार नहीं है कि आखिर बनारस में उनकी तैयारी क्या हो रही है। अपने वहीं पर अभी हम बनाते हैं, उनके आईसीसी के मेंबर है अनिल कुमार उपाध्याय जी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के वो प्रोफेसर रहे हैं और वो यहाँ पर वो अपना चुनाव भी लड़ चुके हैं, अपना विद्रोही के उन्होंने तो खुला जंग छेड़ दिया है कि यहाँ पर प्रत्याशी बदला जाना चाहिए। उन्होंने पूरी मुहिम चलाई है और अंदर अंदर कांग्रेस के तमाम लोग ये मुहिम चला रहे हैं। या कोई भी आदमी, जो आदमी यहाँ लड़ना चाहता है, संघर्ष करना चाहता है, विकल्प देना चाहता है, सब में अकुलाहट है और सबकी अकुलाहट केवल वही है, उसका केवल ही समाधान है कि हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व इस पर विचार करे और जो भी हमारा साथी हो, अजय राय को ही अगर लड़ना है तो लड़ते हुए दिखाई पड़ना चाहिए। हम लड़ेंगे ये एक्सरसाइज करते हुए उनको दिखाई पड़ना चाहिए। समाजवादी पार्टी के सारे कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, कम्युनिस्ट पार्टियों के कार्यकर्ता दृढ़ प्रतीक होकर के बैठे हुए हैं, लेकिन उनको इकट्ठा करने की पहल कौन करेगा?
जिसको इंडिया गठबंधन ने जिम्मेदारी दिया है, उस पार्टी के नेताओं की जिम्मेदारी बनती है कि वो बनारस में एक मजबूत विकल्प के रूप में सामने आवे। विकल्प भी उसको दे दिया गया है, लेकिन उसकी तैयारी भी तो दिखनी चाहिए। हाँ,